पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल कर्मियों ने पहुंचकर बुझाई आग। आग लगने से कोई भी हताहत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गाय तस्करों को शादरा जिला पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने गाय तस्करी में प्रयोग करने वाले वाहनों को किया सीज। सड़क किनारे खड़ी गाय को मौका देखकर उठा लेते थे। पूर्वी दिल्ली में पार्क में फिर से शादी ब्याह और रामलीलाओं का मंचन होगा शुरू। ईस्ट एमसीडी ने 20 पार्कों को दे दी है इजाजत। मेयर ने कहा बुकिंग कराकर लोग कार्यक्रम करा सकते हैं। दिल्ली में सरकार की वाईफाई सुविधा फ्री में मिलती रहेगी, लेकिन ज्वालानगर में वाईफाई की सुविधा से लोग नहीं हैं खुश। लोगों ने कहा 50 से 60 मीटर तक भी नहीं आते हैं नेटवर्क। और मोहल्ला क्लिनिक में होगा आयुर्वेदिक इलाज। क्लिनिक में आने वाले लोगों को पहुंचेगा सीधा लाभ। प्राकृतिक इलाज पर जोर देने की कवायद हुई शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक कपूर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पहुंची आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर मुश्किल से काबू पा लिया। फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। नहीं, हमें लगभग 11:30 बजे कॉल मिली थी कि 398 नंबर फैक्ट्री में आग है। तो इमीडिएटली 3 गाड़ियां हमने रिस्पॉन्ड की थी। फिर उन्होंने आगे फायर फाइटिंग ऑपरेशन करते हुए फायर को अपग्रेड कर दिया। मेक 4 कैटेगरी का 1150 पे इसको अपग्रेड किया हुआ। फिर इसमें हमने 5 गाड़ियाँ और भेजी और अब ये आग बुझ गई है। बिल्कुल कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है और अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन हमारे एक ऑफिसर हैं, वो पूरा सर्च आउट करके ये कपूर बनाने की जो हम पूजा में कपूर यूज़ करते हैं, वो कंबस्टेबल मटेरियल होता है, उसको जल्दी आग पकड़ता है। उस नेचर का मटेरियल था, तो उसकी फैक्ट्री थी। नहीं, एक्शन लेने का काम एमसीडी का है। ये इंडस्ट्रियल एरिया एमसीडी के उसमें आता है। अगर वो हमें लिखते हैं तो हम एक्शन जरूर लेते हैं। शादरा जिला पुलिस ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गाय तस्करी गिरोह को पकड़ा है। साथ ही अपराध में प्रयोग किए जाने वाली कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि गोरखनाथ मंदिर के पास कुछ लोग गाड़ी से आए और पास में कुछ फेंक दिया। पास जाकर उन्होंने देखा तो गौमांस था। जब तक वो कुछ ठीक से समझ पाते तब तक वो लोग भाग गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें कार का नंबर नजर आ गया। मिले नंबर के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंची और इस गिरोह के सभी सदस्यों को एक एक कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने अपराध को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में वाईफाई सुविधा फ्री में मिलती रहेगी। अभी हाल ही में केजरीवाल की अगुवाई में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। सरकार इस सुविधा के तहत दिल्ली के 10,561 जगहों पर हॉटस्पॉट लगा चुकी है। सीसीएन के रिपोर्टर ने ज्वालानगर में जाकर लोगों से बात की तो लोगों ने कहा दिल्ली सरकार द्वारा फ्री वाईफाई लगा रखे हैं, जिनको लोग यूज भी करते हैं, पर लोगों का कहना है कि स्पीड ना होने की वजह से वाईफाई चलते नहीं हैं। इसकी रेंज वह 50 से 60 मीटर तक भी नहीं आती है। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो दिल्ली सरकार द्वारा वाईफाई लगाए गए हैं उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं जा पा रहा है। स्पीड तो जी 10 MBPS भी नहीं आती। 100 तो दूर की बात है। कंसर्ट एरिया खुले एरिया में 200 की कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ घर पास होने के बावजूद 10 MBPS नहीं आती। खुले एरिया में क्या किसको चलवाएंगे? वहाँ पर खेतों में किसको चलवाना है? जब खुद की हमारी लोकेलिटी में जब आसपास घरों में हमें 10 MBPS नहीं आती तो खुले में 200 की कैसे वादा कर सकते हैं? अभी एरस के पास में या 5 घर छोड़ के जब इसकी रेंज वहाँ तक ही सही नहीं आती है तो यहाँ पर आके कौन यूज़ करेगा? और जिनके घर के बाहर लगा कभी कभी तो उनके यहाँ पे भी नेटवर्क कम आते हैं। ये जो इंटरनेट है ये हर जगह नहीं चल रहा है। कहीं कहीं चलता है इंटरनेट और बाकी जगह तो बहुत प्रॉब्लम है और हमें अपने ही नेट से काम चलाना पड़ता है। मतलब वाईफाई चलता है पर कम स्पीड देता है, पर चल जाता है। नॉर्मल अगर यूट्यूब वगैरह चलाना होता है नॉर्मल चल जाता है। क्लास जब लेते हैं तो बफरिंग हो जाती है, पर क्लास सही समय चल नहीं पाती। स्पीड तो जहाँ तक आती ही नहीं इतनी, तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। जहाँ तक है 100 से ज़्यादा तो ऊपर जाती ही नहीं है। नॉर्मली स्पीड
अगर कुछ डाउनलोड भी करते हैं उसमें भी टाइम लग जाता है डाउनलोड करने में। देखो हम इसका यूज़ क्या करें जब उसका बेनिफिट ही नहीं है, वो बफरिंग करता रहता है, उसमें कोई उसका डाउनलोडिंग नहीं होता। देखो जो यूज़ कर रहा है उससे ज़्यादा कौन जान सकता है, नॉर्मली बात है। हम तो यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं लगता हमारे को। बस ये लगा जिसके घर पे लगा है वो यूज़ कर रहा है। पार्कों में शादी ब्याह और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर लगी स्टे को एनजीटी ने हटा दी है। अब किसी भी कार्यक्रम के लिए ईस्ट एमसीडी के 20 पार्कों में आप बुकिंग कराकर फंक्शन कर सकते हैं। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि अब लोग अपना कार्यक्रम बड़े आसानी से बुकिंग कराकर कर सकते हैं। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जिन पार्कों में समारोह होते थे उनमें समारोह करने की इजाज़त दी जाए। ऐसे पूर्वी दिल्ली निगम में 20 पार्क्स हैं। इन सभी पार्कों में हम भी, चाहे रामलीला मंचन हो, चाहे शादी समारोह हो, किसी का धार्मिक समारोह हो, कोई भी व्यक्ति करना चाहेगा हम उसको छूट देने वाले हैं। वे आकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में फीस देकर उन पार्कों की बुकिंग करा सकेंगे। इससे पूर्वी दिल्ली की जनता को और धार्मिक संस्थाओं को मदद मिलेगी, उनको स्थान उपलब्ध होंगे, उनको सुविधाएं होंगी। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार मध्यम पड़ी तो अब संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां भी अब और तेज हो गई हैं। हर सरकार अपने अपने स्तर पर कोरोना से निपटने की कवायद में जुटी हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महकमे की ओर से कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए प्राकृतिक उपचार पर भी जोर दिया जाएगा। अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आयुर्वेदिक पद्धति से कोरोना इलाज होगा। इस पर हमारे संवाददाता एरार चौधरी ने पूर्व दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में भी ये क्लिनिक सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ आने वाले सभी मरीजों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देखा जाता है। डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी सुरक्षा एहतियात बरते जा रहे हैं। हाँ जी, दवाई तो पूरी दी जा रही है। टाइमिंग के हिसाब से है, मतलब कि जैसे मंडे टू सैटरडे है और टाइमिंग इनकी है मॉर्निंग में 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। हाँ, आधार कार्ड चेक होता है, आधार कार्ड नंबर लेते हैं ये लोग, फ़ोन नंबर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर लेते हैं। और आपकी अगर पुरानी पर्ची, आप आधार कार्ड नहीं लेके आपकी पुरानी पर्ची है, उस पर आपका आधार कार्ड नंबर है तो ये लोग वो भी रेफ़र कर लेते हैं। मैं तो सेटिस्फाई हूँ क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ टेस्ट हो जाते हैं। अगर टेस्ट कराने हैं बाहर बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, यहाँ पे इजीली टेस्ट हो जाते हैं। और अगर नहीं हो रहा ये लोग दूसरी जगह रेफ़र कर देते हैं। नहीं, डॉक्टर को दिखाने से दवाई दे रहे हैं। हाँ, दवाई तो मिली, फ़ायदा तो है सर। 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। वैसे तो मैं जब भी आया मेरे को तो खुला हुआ मिला क्योंकि मैं इस टाइम हरियाणा से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना का जल स्तर बढ़ गया था और वे खतरे के निशान पर पहुंच गया था। लेकिन आज बढ़े हुए जल स्तर में कमी आई है। यमुना का पानी अब खतरे के निशान से नीचे है। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि पानी का लेवल पहले से बहुत कम हो गया है। सुरक्षा के लिए बाहर कैंप लगा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों की कैंप पर रहने की सुविधा कर दी गई है। फिलहाल अब वहां बसी झुग्गियों में पानी नहीं है, इसलिए लोग का डर कम हुआ है। आपको बता दें, सुबह तक जलस्तर खतरे के निशान से काफी कम हो गया था, लेकिन अभी भी गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। यमुना के निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। नहीं, पानी तो सर अब कम हो रहा है पहले से। ये है कि अभी तो अगस्त में पानी आता जाएगा, अगस्त तक तो पानी आता रहेगा, चढ़ेगा थोड़ा उतरेगा। बस ये है कि नीचे उतर जाए तो दिक्कत ना हो, नहीं तो हमारी झुग्गी है, हमारे को बस बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी तो झुग्गी में नहीं भरा, अभी ये डूब गई थी हमारी झुग्गी। अरे फिलहाल में अब तो ये है कि पानी उतर गया। हाँ सर, बाहर ऊपर जुगाड़ करा है, सिलविल वाले भी आ रहे हैं कि ऊपर ले आने के लिए सर। हाँ, सिलविल वाले भी आ रहे हैं और पुलिस वाले भी राउंड लगा रहे हैं। नहीं, अभी तो कोई खतरा नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी पानी उतर चुका है। अभी पीछे से जैसे बारिश होगी, अभी तो ऐसे शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है। जैसे पीछे बारिश वगैरह होंगी तो उस हिसाब से भी जैसे पानी नहीं रुकेगा पीछे तो पानी छोड़ेंगे जब हमें तकलीफ हो सकती है। वैसे अभी तो ऐसा कोई माजरा है नहीं कि जो हमें तकलीफ हो लोग रहने के लिए। हाँ, ऊपर वो लगा रखे हैं उन्होंने, सिविल डिफेंस वालों ने कैंप वगैरह लगा रखे हैं, उस वजह से तो सुविधा दे रखी है उन्होंने। पर ये है कि वो भी उन्होंने हमारी सेफ्टी फुल कर रखी है। पर नीचे अभी सेफ्टी हैं हम, अभी ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, इससे हमें कोई परेशानी हो सके। अभी तो सब नॉर्मल है। ईस्ट एमसीडी ने अपने 100 के करीब पार्कों के अलावा ढलावों और कम्युनिटी सेंटर्स पर मोबाइल टावर लगाकर रेवेन्यू जुटाने की योजना बनाई थी। इस योजना को अमल में लाने के लिए निगम ने 3 कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने को कहा था, मगर 8 महीने बीत जाने के बाद निगम को काफ़ी नुकसान है। सिर्फ 8 टावर ही लग पाए हैं, जिसकी वजह से निगम को काफ़ी लॉस भी हो रहा है। स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने हो रहे नुकसान को दूर करने का प्रयास करने की बात कही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए
मोबाइल कंपनी से संपर्क किया और हमने उनको 198 साइट करीब उनको दी हैं, जिसमें से हमारी खाली ज़मीन, हमारे कम्युनिटी सेंटर, हमारे स्कूलों के आसपास जो जगह थी उसके लिए ये सब उनसे बात हुई थी। कंपनी से कांटेक्ट भी हुआ, अनुबंध हुआ। कंपनी का सबसे बड़ा काम था कि एक जागरूक प्रोग्राम उनको करना चाहिए, आईसी प्रोग्राम करना चाहिए था, वेलफेयर एसोसिएशन को मिलना चाहिए था। अब उन्होंने आते एकदम पार्कों को टिकट करके वहाँ अपना काम चालू कर दिया। नेचुरली पार्क बहुत कम है और लोग ये चाहते हैं और लोगों के मन में भ्रांति किससे कैंसिल हो जाता है, तो इस कारण से लोगों ने और वहाँ के एसोसिएशनों ने मिलकर के सब काम रुकवा दिया और शायद 6-7 टावर जो हैं ऐसे लग पाए। हम पब्लिक के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, कंपनी से बात हो, कंपनी को हम सुझाव देंगे, कंपनी पहले आईसी प्रोग्राम करे, उसके बाद टावर लगाए। पूर्व दिल्ली के महाराणा प्रताप पार्क अपनी बदहाली की दास्तां को खुलकर बयां कर रहा है। पार्क के झूले और बच्चों के खेलने के उपकरण टूटे पड़े हैं। पार्क में बिजली के नंगे तारों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका डर लोगों के मन में है। पार्कों की लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोग पार्क में नहीं आते हैं, उनको आने में डर लगता है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम लोग कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, पर इस पर कोई भी समस्या पर समाधान नहीं निकाला जा रहा है। इसमें तमाम तरह के उपकरण जो बच्चों के खेलने कूदने के होते हैं, जैसे झूला हुआ और जैसे फ्लैशिंग करते हैं बच्चे, और तमाम एक्सरसाइज के जो उपकरण हैं वो सभी टूटे पड़े हैं। हम देखते हैं कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइटें भी सारी ख़राब हो रखी हैं, और ये लाइटें रात में जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके लिए फ़ायदे का सोती है, इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं वहाँ पर असामाजिक तत्व आकर। तो इस प्रकार के कार्य है एमसीडी के पार्कों के प्रति। बिल्कुल, जब सभी ये जो इस प्रकार के पार्क बच्चों को मिलेंगे तो कैसे मजबूत होगा बच्चों का स्किल्स, कैसे बच्चों के स्किल्स डेवलप, कैसे तंदुरुस्त बच्चे बनेंगे जब उन्हें ये झूले वगैरह जो उपकरण हैं तमाम तरह के ये ख़राब मिलेंगे। बच्चे पार्कों में आते हैं, बच्चे खेलने कूदने का यहाँ पर जो उपकरण लगा रखे हैं, जैसे झूला है, व्यायाम करने के उपकरण हैं आदि, यहाँ पर सब टूटे पड़े हुए हैं, देखो आप। और तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, कैसे मजबूत होगा? इस एमसीडी की उदासीनता की वजह से नौनिहालों को यहाँ पर गंदगी और अव्यवस्था ही देखने को मिलती है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। पार्कों के ये तो टूटे पड़े हैं, देखो आप निगाह मार करके, और इसका कोई सुझाव कोई देने को तैयार ही नहीं है। हमने कई बार कंप्लेंटें भी की हैं। दिल्ली में सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में दिल्ली टॉप 5 में भी इस बार नहीं आई। इस पर पूर्व दिल्ली के स्कूल के टीचर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से ये तमाम परेशानियां आई हैं। साथ ही कुछ बच्चे जो निम्न स्तर के हैं, उनके पास पर्याप्त सुविधा पढ़ने की नहीं थी, जिससे वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर सके। ना उनके पास मोबाइल फ़ोन था, ना ही ठीक से कॉपी किताब, जिससे भी छात्रों को ये तमाम तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ी। अभी जो 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम सीबीएसई के द्वारा घोषित किया गया है, उसमें कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परिणाम को तो संतोषजनक कहा जा सकता है, किंतु मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों से चर्चा के दौरान ये भी बात पता चला कि सीबीएसई की यदि लिखित परीक्षा में वे शामिल होते तो उनका परिणाम और बेहतर होता। सीबीएसई का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इस विषम परिस्थिति में भी छात्रों के प्रदर्शन को हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली छात्रों और उनके अभिभावकों से बात के दौरान यह पता चला कि यदि वे ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होते तो और बेहतर करते। और खासकर अगर हम बात करें सरकारी विद्यालयों की, तो सरकारी विद्यालय के जो छात्र हैं वो कभी भी ऑनलाइन टीचिंग के साथ नहीं जुड़े थे, तो ना तो उनको गैजेट्स का हैंडलिंग, गैजेट्स के बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी, किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में काम करना है, टीचर्स को भी नहीं पता था, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था। तो और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बड़े लो प्रोफाइल थे, डाउन टू अर्थ थे, जिनके मदर और फादर दोनों वर्किंग थे और दोनों के पैसे से ही घर चलता था। कोविड के पीरियड में उन लोगों का काम धंधा बंद हो गया, तो पढ़ाई की तरफ उनका जो मन ही हट गया, तो वो बड़े रिलेक्टेंट हो गए, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। दूसरा, डिजिटल टूल्स उनके पास अवेलेबल ही नहीं थे, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था। हमारे तो 50% 60% बच्चों के पास तो, और टीचर्स भी बड़े रिलेक्टेंट थे क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से यूज़ करना आता नहीं था। सीबीएसई की गाइडलाइन के हिसाब से जो रेफरेंस ईयर लिया गया, जो क्वालिटी इंडेक्स पहले था, उस इंडेक्स से ज़्यादा रिजल्ट जा ही नहीं सकता था। अब सरकारी स्कूल वाले तो उन नियमों का 100% पालन करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमर्जी चलाते हैं।
तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है और इसमें निश्चित तौर पर वही रेफरेंस ईयर रखने के कारण से रिजल्ट ऐसा लगता है कि इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। कल जो 10th क्लास के परिणाम डिक्लेयर हुए हैं उनके बारे में मेरा विचार है कि जो 2 से 5% का वेरिएशन रहा है उसके कारण रिजल्ट प्रभावित हुए हैं, वो बहुत कम था। यदि इस रिजल्ट को विद्यालय का रिजल्ट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छात्रों व अध्यापकों के अथक प्रयास के बाद रिजल्ट कुल मिलाकर सही रहा है। जो छात्र बहुत अच्छे थे उनको इस रिजल्ट में नुकसान रहा है, वो और अच्छे अंक ला सकते थे। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों का वेतन बढ़ा दिया है। अब विधायकों का वेतन दिल्ली में 53,000 से बढ़ाकर 90,000 हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते थे ये वेतन 2,10,000 हो जाए, पर इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। हमारे रिपोर्टर ने इस पर पूर्व दिल्ली की जनता से बात की, तो क्या कहा उन्होंने इस पर, जरा आप भी सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि 30,000 महीना की जो सैलरी एमएलएस को मिल रही है वो कहीं ना कहीं रीजनेबल है, क्योंकि ये लोग सेवा करने के लिए आते हैं। इट्स नॉट ए सीट ऑफ प्रॉफिट, ये कमाई की सीट नहीं है। यहाँ पे लोग एमएलए बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, एमपी बनते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। और ऐसे में जबकि देश में और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से फाइनेंशियल क्रंच है, लोग परेशान हैं, ऐसे में 2,10,000 की डिमांड करना मंथली सैलरी की बिल्कुल बेमानी है। कहीं ना कहीं इस पे रेस्ट्रेन रखना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी है, हमारे केजरीवाल जी हैं, वो अभी भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी सैलरी है, विधायक हैं, उनकी सैलरी को 2,10,000 तक कर दिया जाए। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगी कि वो किस हिसाब से ये सैलरी बढ़वाना चाहते हैं। जिस हिसाब से दिल्ली ने कोरोना के अंदर क्राइसिस को झेला और जो लोग आज बेरोज़गार हो चुके हैं, खाने तक को रोटी नहीं है, और आज क्या इतनी ज़रूरत हो गई कि आज जो जन सेवक थे, जो विधायक हैं, आज उनकी सैलरी को 2,10,000 तक कर दिया जाए। कृपया मेरी प्रधानमंत्री जी से और केजरीवाल जी से अनुरोध है कि कृपया दिल्ली के लोगों पर भी वो ध्यान दें कि लोगों की क्या ज़रूरत है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।